नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों 26 नवंबर को जब भारत के पार्लियामेंट से लेकर भारत के डिफरेंट सिटीज में जाएं या भारत के डिफरेंट प्लेस में जाए तो हर एक जगह पे एक चीज सभी ने नोटिस किया कि हर कोई द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया को बड़े ओपन तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। हर किसी ने अपनी बातें बड़े बेबाक तरीके से रखने की कोशिश की। हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयरिंग किया। यानी भारत में हर एक धर्म को अपनी बातें रखने का पूर्ण आजादी है, चाहे भारत में किसी भी धर्म का वो अनुयायी क्यों ना हो। लेकिन ज्यादा दूर नहीं दोस्तों, हम भारत के थोड़े पड़ोस देश में चले जाते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश, और जिसका अस्तित्व जो है भारत के नागरिकों के बलिदान के बाद ही हुआ। यानी भारत के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, पाकिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश के अस्तित्व में भारतीय जवानों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर भारतीय जवानों ने उस दौर में अपने योगदान नहीं देते तो शायद आज बांग्लादेश की हकीकत कुछ और होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप फैक्ट्स में जाएंगे तो आपको फैक्ट्स में मिलेगा कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में जस्ट ओनली 9% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज में है। एक टाइम पे जब ये देश आज़ाद हुआ था तब वहाँ की पॉपुलेशन 22 से ज़्यादा थी, बट धीरे धीरे रिसेंटली वहाँ की टोटल माइनॉरिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 9% है, जिसमें हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, आपके बौद्ध है, फारसी है, अन्य धर्मों के लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके के ताज़ा हालात शेख हसीना की सरकार को ड्रॉप करने के बाद जब वहाँ पर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आई और उसके बाद लगातार हिंदू को जो टारगेट किया गया, उसकी बाद ये कहानी पूरी दुनिया में है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज पर अपनी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। मेरे इस वीडियो सेशन पे एक छोटा सा क्लिप्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में आप देखिए कि इस वीडियो पर एक इंसान है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस इंसान के समर्थक गाड़ी के बाहर है जो कई तरह के नारे लगा रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अगर आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये जो वीडियो में मैंने जिस इंसान की तस्वीर यहाँ पर जो वीडियो शेयरिंग की है, ये इंसान कौन है, तो मैं आपको बता दूं अपने वीडियो के माध्यम से कि ये इंसान है चिन्मय कृष्ण दास, जो इस्कॉन के पुजारी है और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के स्पोकन पर्सन है, जिनको गिरफ्तार किया गया 25 नवंबर को। जहां एक तरफ भारतवर्ष में 26 नवंबर को द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वही 25 नवंबर को बांग्लादेश में असंवैधानिक तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार की कहानी क्या है मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो वॉच कर रहे हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट है एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स देना ना भूलें। दोस्तों अभी इस वीडियो पे आपने देखा कि गाड़ी के अंदर एक संत है और संत के बाहर उसके अनुयायी है जो लगातार उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो इंसान जो गाड़ी के अंदर है, जिसका नाम है चिन्मय कृष्ण दास, जो इस्कॉन का पुजारी है और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत का स्पोकन पर्सन है। अब उसको गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तार की कहानी सोचेंगे तो उसको 3 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहला तो पॉइंट ये है कि जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार को ड्रॉप किया गया और मोहम्मद यूनिस के फॉर्म पे जो नई गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, उनके साथ इनके डेलीगेशन ने कई मीटिंग्स की और मीटिंग्स करने के बाद इन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरीके से हरकतें हो रही है और माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनको जॉब से निकाले जा रहे हैं, उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उन पर बेवजह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। कई पॉइंट्स को लेकर मोहम्मद यूनिस के डेलीगेशन के साथ चिन्मय दास ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद जब उनको लगा कि धीरे धीरे उनकी बातों का असर इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अपने मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया। मूवमेंट को तेज करने के बाद उन्होंने मूवमेंट पर 8 पॉइंट रखे जो माइनॉरिटी से कंटिन्यूसली रिलेटेड है। उन्होंने गवर्नमेंट की आलोचना की। गवर्नमेंट की आलोचना करने के बाद पहला आरोप उन पर यह लगा कि उनकी सभा में उन्हें जितनी भी गोष्ठी की है, इन गोष्ठी के अंदर बांग्लादेश के फ्लैग का अपमान हुआ, जिस कारण उन पर राजद्रोह का अपमान मामला दर्ज किया जाता है। पहला आरोप चिन्मय दास पे ये लगा। दूसरा आरोप ये लगा जब इनके मूवमेंट्स हो रहे थे, इनके मूवमेंट्स होने के बाद ढाका के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के वकील सैफुल की हत्या होती है और इस हत्या में इनके और इनके मूवमेंट्स का हाथ पाया जाता है, यानी इनका इन्वॉल्व इसमें माना जाता है। दूसरा आरोप इन पे ये लगा। तीसरा आरोप लगा बीएनबी के नेता फिरोज खान ने आरोप लगाया कि इन्होंने देशद्रोह से संबंधित या सैफुल्स के मर्डर से संबंधित इनका हाथ है और इनके आसपास के मूवमेंट का हाथ है। उसके चंद घंटों बाद
इनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार होने के बाद इनको सीधा बांग्लादेश के ढाका में जो जेल है उस पर इनको बंद कर दिया जाता है। अब बंद करने के बाद लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं कि आखिर इनकी कहानी क्या है और क्यों इनको गिरफ्तार किया गया। आखिर इनके जो 8 पॉइंट्स है कंटिन्यूसली जो बांग्लादेश के माइनॉरिटी से संबंधित है, वो 8 पॉइंट क्या है? क्या वो 8 पॉइंट इतने जरूरी थे कि उस पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दी? क्योंकि जिस तरीके से हालात आज बांग्लादेश में है, आप लोग सोशल मीडिया पे जाइए, आप टीवी चैनल्स में जाइए, सब लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ की हालत है वो सभी को पता है और पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इस पर बोलने वाले लोग कहाँ हैं? इस पर खुलकर बोलने वाले लोग कहाँ हैं? क्योंकि आज पूरी दुनिया में अगर हम वसुधैव कुटुंबकम के साथ चलते हैं तो सभी तो अपने हैं, तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? क्योंकि भारत के पार्लियामेंट में दूसरे देशों के लिए बड़ी तेज़ी से आवाज़ हो जाती है, बांग्लादेश के लिए आवाज कब उठाए जाएंगे? लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसकी जो 8 पॉइंट से जो डिमांड थी बांग्लादेश की सरकार के साथ वो क्या थी। चिन्मय कृष्णदास ने सबसे पहले पॉइंट ये रखा कि बांग्लादेश के जितने माइनॉरिटीज है उनकी सुनवाई के लिए एक स्पेशल सेशन कोर्ट होना चाहिए। यानी स्पेशल सेशन कोर्ट पे जिस तरीके से बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ शेख हसीना की सरकार को ड्रॉप करने के बाद उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उनके साथ वायलेंस किया जा रहा है, उसके लिए सुनवाई हो और उनको उचित न्याय मिले। ये पहली डिमांड उन्होंने बांग्लादेश के गवर्नमेंट के सामने रखी थी। दूसरी डिमांड उन्होंने ये रखी कि बांग्लादेश के जितने माइनॉरिटीज हैं उनके कंजर्वेशन से संबंधित लॉ होनी चाहिए। यानी माइनॉरिटीज जो है, जो 9% टोटल माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, उनको कंजर्व कैसे किया जाए, संरक्षित कैसे किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, उनकी पीढ़ियों को कैसे बचाया जाए, आने वाले टाइम पे कितना डरावना हो सकता है, इन चीज़ों से बचाव के लिए इनके एक लॉ होनी चाहिए जो लॉ इनको ताकत देगी कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश में रह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा, जो 3rd पॉइंट है ये रखा कि बांग्लादेश की जो देवदार मीन्स जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स को कंजर्व करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। उनके जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को कंजर्व करने के लिए लॉ होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइट हो रहा था, तब से बहुत से लोग उस टाइम के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ चुके थे, जिस कारण बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी रह गई थी। तो बांग्लादेश में निहित शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत वो सारी प्रॉपर्टीज को बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली, जो छोड़ के भारत जा चुके थे एज ए रिफ्यूजी के तौर पे। तो वो सारी प्रॉपर्टी संरक्षित होनी चाहिए। अगर किसी भी समय कोई माइनॉरिटीज बांग्लादेश से जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के ऊपर कंजर्व होनी चाहिए। उसके बाद कृष्णदास ने सबसे बड़ी डिमांड की थी कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट होनी चाहिए। बांग्लादेश में कोई माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट नहीं है, बनस्पत वहाँ पे हिंदू कल्याण ट्रस्ट है जो डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग तरीके से काम करती है, जो सीधे गवर्नमेंट के कनेक्टिविटी में नहीं होती है। इसके बाद चिन्मय दास ने एक और पॉइंट जो रखा था कि जैसे बांग्लादेश के बहुत से स्कूल कॉलेज में यह रिलीजियस प्लेस पे वहाँ को रहने वाले जो समुदाय है उनको इबादत का एक स्पेस दिया जाता है, उनको एक टाइम दिया जाता है। तो सेम थिंग फॉर वहाँ के रहने वाले माइनॉरिटीज के साथ भी होना चाहिए। उनको भी अपने वर्शिप के लिए, अपनी इबादत के लिए एक प्रॉपर टाइम देनी चाहिए। उनको भी जिस तरीके से अदर कम्युनिटी को टाइम दिया जाता है, स्पेस दी जाती है, तो सेम फॉर अदर कम्युनिटीज को भी, माइनॉरिटीज को भी देनी चाहिए। और जिससे लगातार बांग्लादेश के गवर्नमेंट के साथ चिन्मय ने अपने तरीके से और अपने मूवमेंट से लगातार उनसे बात करने की बड़ी कोशिश की थी। उसके बाद एक डिमांड ये रखा कि जो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा होता है, बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा में मिनिमम 5 डेज का लीव मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग वर्क करते हैं तो दुर्गा पूजा का पूरे साल में इंतजार करते हैं, तो दुर्गा पूजा के लिए भी उनको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। इन सारे बातों को लेकर चिन्मय कृष्णदास ने बांग्लादेश के डेलीगेशन के साथ लगातार बात की और बात करने के बाद जब उनको लगा कि बांग्लादेश के डेलीगेशंस, इवन जो वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, जब वो इस पर सीरियस नहीं है, तब उन्होंने अपने मूवमेंट को और तेज किया। अपने अनुयायी के साथ लेकर डिफरेंट प्लेस पर उन्होंने सभाएं की और बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे टारगेट किया। और टारगेट करने का नतीजा क्या रहा? उन पर 3 बैक टू बैक उन पर आरोप लग गए। सबसे पहले उनको देशद्रोह का आरोप लगा, उन पर हत्या का आरोप लगा और उन पर शांति भंग का आरोप लगा। इसके बाद ये मूवमेंट होता गया। अब जिस तरीके से चिन्मय कृष्णदास पर अटैक हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है,
अब इसको देखकर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश सरकार से इसको रोकने की अपील की, उनको धर्मनीति की जो ज्ञान है जो याद दिलाया, उसके बाद भारत के बहुत से लीडर ने खुलकर बात रखना पसंद किया। ये बहुत सालों बाद कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब टारगेट हो रहा है तो भारत के नेता भी इस पर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत की सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और बाकायदा भारत सरकार से अपील की है कि वो इस पे दखल दे। उनके साथ वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी जी ने भी स्टेटमेंट दिया, अपनी बात रखी, भारत सरकार से अपील की। और उसके साथ आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। यानी लगातार इन चीजों पे जो माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ जो ये इनजस्टिस वर्क किया जा रहा है, इन पर हमारे पॉलिटिकल लीडर ने बात रखने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे सेव हिंदू के जो पोस्टर्स है वो वायरल हो रहे, ऑल आइज ऑन हिंदू इन बांग्लादेश के पोस्टर वायरल हो रहे। क्यों नहीं होना चाहिए? जब अदर कंट्रीज में कुछ होता है तो वहाँ के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारे कौम इकट्ठा हो जाती है। तो हमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके क्या भारत के पड़ोस में अगर इस प्रकार माइनॉरिटीज के साथ हरकतें हो तो इसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहां के रहने वाले जो माइनॉरिटीज है उनके साथ किस प्रकार की हरकतें होती है, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी चैनल पे देखते हैं, तो हमें बहुत पेन होता है। आप कल्पना कीजिए जो लोग वहां हैं, जो ये चीजें फेस कर रहे हैं, कैसी जिंदगी होगी, किस तरीके से वो रहते होंगे, किस तरीके से एक एक रात उनकी कटती होगी। क्योंकि जिस बांग्लादेश में शेख हसीना ने उनका कंजर्व किया था, अब कंजर्वेशन के बाद जब उनके सरकार को तख्ता पलट करके हटाया गया, शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने को मजबूर किया गया और नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस की अंतरिम गवर्नमेंट बनी, जिनसे बड़ी उम्मीद थी कि वहां के माइनॉरिटीज के लिए वो काम करेंगे। बट आप देख सकते हैं कंडीशंस क्या है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम टीवी चैनल पे देखते हैं, तो बहुत दर्द होता है कि आखिर वहां की हालत क्या हो चुकी है। और दुनिया के वो लोग कहाँ गए जिनसे पूछना चाहूंगा, जो मानवाधिकार के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, जो कहीं पे एनकाउंटर हो जाए तो उसके लिए सुबह से शाम तक वो बैनर वैनर लेके खड़े हो जाते हैं, सर्वे के लिए जाए तो पत्थर चल जाती है, गोलियां चल जाती है। इसके लिए आवाज कब उठाएंगे? पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुज्म के लिए, वहां के माइनॉरिटीज के लिए नारे लगाने वाले लोग अब कहां जाएंगे? क्या वो आपके भाई नहीं है? क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश है, इनमें जो माइनॉरिटीज के साथ जो अत्याचार होता है, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए। और जिस तरीके से जो कंडीशंस हमें सुनने को मिल रहा है कि वहां के इस्कॉन टेम्पल को बैन किया जाए, जिसको लेके बांग्लादेश के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, बट बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि सॉलिड एविडेंस के विदाउट हम किसी पे बैन नहीं लगा सकते। आप सॉलिड एविडेंस लाइए कि बांग्लादेश के मूवमेंट्स में जिस तरीके से हरकतें हो रही है उसमें इस्कॉन टेम्पल का हाथ है। फिलहाल इस्कॉन टेम्पल ने अपना किनारा कर लिया और उन्हें कहा कि वो चिन्मय कृष्ण दास के इस प्रकार के मूवमेंट में कहीं से कहीं तक वो सम्मिलित नहीं है, यानी सेपरेट हो गए। अब इसके पीछे क्या है? जिस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, वो देशद्रोह है या कोई षड्यंत्र है? इस चीज को समझनी पड़ेगी और समझने के साथ अपनी बातें खुलकर रखना भी हम सभी को पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की जो गलत हरकतें हो रही वो बिल्कुल भी सही नहीं है और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने अपनी आवाज अपनी वीडियो के माध्यम से रखी। ना मुझे किसी कौम को, ना किसी सोसाइटी को, ना ही किसी रिलीजन को हर्ट करने का कोई इंटेंशन है। जस्ट मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो भी हरकतें बांग्लादेश में इस वक्त हो रही है वो ठीक नहीं है और वो इनजस्टिस है, वो किसी तरीके से जायज उसको मैं नहीं मान सकता। दोस्तों, अब अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो कुछ कमेंट दीजिए और कोशिश करें कि इस प्रकार की जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो बिल्कुल भी मानव सभ्यता के लिए और हमारी सभ्यता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। कम से कम दो बातें तो इनके लिए हम लोग कह ही सकते हैं और इनके अगेंस्ट दो बातें अगर कहेंगे तो मुझे लगता है कि हम मानव सभ्यता के विकास में एक कदम आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों, समय हो चुका है, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय।